अभिया उठ जाओ बेटा। और कितना सोना है, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है, चलो उठो शाबाश। रुबीना बेगम जो अभिया को कब से किचन में खड़े होकर आवाजें लगा रही थी, अभिया का जवाब ना मिलने पर खुद अभिया के कमरे में आकर उसे कंबल खींच रही थी, मगर अभिया की नींद में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अभिया जब भी सोती गधे घोड़े बेचकर सोती। आज अभिया का कॉलेज में पहला दिन था, मगर उस लड़की को कोई फिक्र नहीं थी। अभिया उठो जल्दी, वरना मैंने तुम्हारे ऊपर पानी गिरा देना है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। अभिया मुंह बनाते हुए उठी और कहने लगी, क्या है मामा, सोने भी नहीं देती आराम से? तुम क्यों भूल जाती हो, आज तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में। रुबीना बेगम के याद करवाने पर अभिया बेड से उतरकर फौरन वॉशरूम में चली गई, जबकि वॉशरूम का दरवाजा खोलने कहने लगी, मामा प्लीज मेरा नाश्ता तैयार करें, मैं बस 5 मिनट में आई। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, जबकि रुबीना बेगम अभिया के इस हाल पर अपने सर को झटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अभिया जब 11 साल की थी तब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। रुबीना बेगम की एक बड़ी बहन सादिया बेगम थी। सादिया बेगम का एक ही बेटा था, इब्राम, जो अभिया से 2 साल बड़ा था। अभिया और इब्राम एक साथ कॉलेज जाते, मगर क्लास अलग अलग थी। इब्राम अभिया को बचपन से पसंद करता था। अभिया को भी इब्राम अपने लिए परफेक्ट लगता था, इसलिए वो भी इब्राहिम को पसंद करती थी, मगर वो कहते हैं ना, जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। अभी ये ठीक 5 मिनट बाद वॉशरूम से निकलकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद पर एक नजर डाली। बालों में चुटियां की हुई सफेद शर्ट, ब्लू पैंट पहने हुए आईने में खड़े होकर एक स्माइल पास की और कमरे से बाहर निकलकर सीधा किचन में चली आई, जहां इब्राहिम पहले ही मौजूद था। तुम्हें कोई और काम नहीं होता, जब देखो हमारे घर आ जाते हो मुंह उठाकर। अभी एक कुर्सी खींचकर बैठती हुई बोली, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, मगर तुम करने नहीं देती, और पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे हर बार लेट करवा देती हो। इब्राहिम अपना मुंह अभिया की तरफ किए अपनी घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। ओ अच्छा, तुम मत किया करो मेरा वेट, कौन कहता है तुमसे? बस करो तुम दोनों, कितना लड़ते हो तुम दोनों। अभिया जो अपनी शहादत की उंगली से इब्राहिम को इशारा कर रही थी कि एकदम रुबीना बेगम कहने लगी, खाला जान आप ही उसको समझाएं, कितना प्यार करता हूँ उसे, इसीलिए इसकी खातिर एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, ताकि हम दोनों एक साथ कॉलेज जाएं। मगर अभिया मैडम तो कभी टाइम पर तैयार ही नहीं हुई, जिसकी वजह से ना मैं कॉलेज सही टाइम पर जाता हूँ और ना ये। इब्राहिम जो अभी बोल रहा था, अभिया ने बात काटी। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने इब्राहिम खान ने अभिया ताहिर के लिए एडमिशन लिया, और रही बात जाने की, तो तुम देख लेना, आज तुमसे पहले कॉलेज जाऊंगी। अभिया का लहजा तंजिया था, जो इब्राहिम को बुरा लगा। इब्राहिम कुर्सी से उठा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे जाती हो मेरे बगैर कॉलेज। इब्राहिम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहां से चला गया, जबकि रुबीना बेगम ने उसे पीछे से आवाजें देकर रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुका। रुबीना बेगम को बहुत गुस्सा था अभिया की इस हरकत पर। वो सीधा इसके पास गई। क्यों तंग करती हो इब्राहिम को? अब बताओ कैसे जाओगी कॉलेज? रुबीना बेगम के सवाल पर अभिया ने अपना बैग उठाया और जवाब दिया, वो चला गया तो क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे ये प्यारी प्यारी 2 टांगे तो दी हैं, और वैसे भी माँ अब बड़ी हो गई हूँ, अकेले आ जा सकती हूँ हर जगह। आके मामा चलती हूँ, खुदा हाफिज। रुबीना बेगम का माथा चूमने के बाद वहां से चली गई, जबकि रुबीना बेगम ने अभिया को पीछे से दुआएं देकर रुखसत किया। अल्तमश यार, तेरा 2 दिन बाद बर्थडे है, बता क्या चाहिए तुझे? तू अगर जान भी मांगेगा तो जान भी दे दूंगा। अल्तमश, जो गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ था, दियान की बात पर हंस पड़ा, जो दियान को अजीब लगा। तू हंस क्यों रहा है अल्तमश? मुझे जान ही तो चाहिए अपनों की वापस। अल्तमश जब 9 साल का था तब इसके पेरेंट्स और बहन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अल्तमश इस वक्त बहुत अकेला था, इसके दुनिया में कोई ना था, तो वो सिर्फ दनियान, जो अल्तमश का बचपन का दोस्त था। मगर इन्हें देखकर कोई यही
कहता कि ये दोनों भाई हैं, क्योंकि इनमें बहुत प्यार था। अल्तमिश ने अपने बाप के बिजनेस को संभाला, क्योंकि इसके बाप का बिजनेस बहुत फैला हुआ था, इसीलिए इसे संभालने में काफी साल लगे थे। दयान ने अल्तमिश को कहा, तू मुझसे कुछ भी मांग, कुछ भी, अगर मुझे वो अपनी जान पर खेलकर भी लाना पड़ा तो लाऊंगा तेरे लिए। अल्तमिश ने दयान की तरफ देखा, सोचूंगा कि मुझे क्या चाहिए। दयान की नजर सामने गई। अल्तमिश आगे देख। ओ शिट। अल्तमिश की कार के सामने एक लड़की आ गई थी। अल्तमिश गाड़ी से निकलकर इस लड़की के पास आया। आप ठीक तो हैं? अब यह जो गाड़ी के आने के डर से जमीन पर गिर गई थी और अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था, जब इसके कानों में आवाज आई तो समझ गई कि अभी जिंदा हूँ। अभिया ने अपना हाथ हटाकर देखा तो सामने ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट और हल्की हल्की शेविंग में अल्तमिश एक हसन का देवता लग रहा था। कुछ पल के लिए अल्तमिश और अभिया की नजरें मिली, मगर अभिया ने अपनी नजरों का मस्कर हटाते हुए उठी। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? ऐसे गाड़ी चलाते हैं गधों की तरह गाड़ी चलाते हो। वैसे तुम मुझे लगते भी गधे हो। ओ हेलो मिस्टर, तुमसे हूँ। अभिया अल्तमिश को अच्छी खासी सुना रही थी, मगर अल्तमिश तो बुद्ध बन बस अभिया को देख रहा था। अल्तमिश को खुद भी नहीं मालूम था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जियान जो पीछे खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा था, अल्तमिश के जवाब न मिलने पर अल्तमिश की आंखों की तपिश को समझा और खुद अभिया से माफी मांगने लगा। सॉरी मैडम, हमारी गलती है, सॉरी। आज के बाद मुझे मेरे आसपास नजर मत आना, वरना याद रखना। अभिया अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए गोया हुई, जबकि ये वार्निंग अल्तमिश के लिए थी, जो अभी भी बुद्ध बना बस अभिया की तरफ दीवाना वहां देख रहा था। अभिया अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहां से चली गई, जबकि अल्तमिश अभिया को जाते देख रहा था। ओ हेलो मिस्टर, वो आपकी अच्छी खासी करके चली गई, मगर आपने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। मैं जान सकता हूँ क्यों? दयान ने अल्तमिश की आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिसकी वजह से अल्तमिश वापस हकीकत दुनिया में आया। मुझे यही गिफ्ट चाहिए। अल्तमिश की बात पर दयान हैरान हुआ, मगर खुश भी, क्योंकि अल्तमिश की जिंदगी में एक नया वजूद आया था जिसे वो शायद मोहब्बत करने लगा था, क्योंकि अल्तमिश का इस दुनिया में कोई नहीं था। अल्तमिश जब 9 साल का था तब अल्तमिश के पेरेंट्स और उससे छोटी बहन उन सब का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। अल्तमिश के बाप का अपना बहुत बड़ा बिजनेस था, जो अल्तमिश को संभालने में तकरीबन 1 साल लगा था। सिर्फ एक दोस्त दयान था, जो अल्तमिश को भाइयों से भी ज्यादा प्यार करता था। और फिर अल्तमिश की बर्थडे का गिफ्ट वो अपनी जान पर भी खेल कर दे सकता था। बिया कॉलेज में आती ही अपने दोस्तों के साथ क्लास लेने के बाद कैंटीन में चली आई, जहां इब्राहिम भी मौजूद था। अब बिया ने इब्राहिम के पास जाने की कोशिश की कि माफी मांग सके, क्योंकि अब बिया को भी बुरा लग रहा था इब्राहिम का नाराज होना। रात के 9 बज रहे थे। अभिया ने अपने फोन उठाया और बालकनी में आकर इब्राहिम को कॉल की। इब्राहिम, जो अपने लैपटॉप में काम करने में मसरूफ था, अचानक फोन की रिंग सुन देखा तो बिया का नाम आ रहा था। इब्राहिम ने कुछ सोचकर कॉल कैंसिल कर दी। इस बार दोबारा कॉल की गई, मगर फिर दोबारा काट दी गई। बिया ने इब्राहिम को मैसेज किया, प्लीज इब्राहिम, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा इस तरह से नाराज होना। इब्राहिम ने मैसेज रीड करके फौरन जवाब दिया, अच्छा, तो एहसास हो गया कि मैं नाराज हूँ। अभिया ने भी फौरन जवाब दिया, अच्छा, तुम बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम राजी हो जाओ। अभिया के मैसेज पर इब्राहिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैसेज टॉप किया, मुझसे निकाह करना होगा, और वो भी परसों। सिर्फ 2 दिन से तुम्हारे पास, क्योंकि सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, क्योंकि इसके बाद तुम मेरी मलकियत होगी। इब्राहिम के मैसेज पर बिया ने जवाब दिया, और अगर मैं इनकार करूं तो? इब्राहिम ने मैसेज रीड करके जवाब नहीं दिया। अबिया ने देखा कि इब्राहिम ने मैसेज रीड करके जवाब नहीं दिया। अबिया ने देखा कि इब्राहिम ने जवाब नहीं दिया, तो परेशानी से वापस कमरे में आकर अभी विंडो बंद करने लगी थी कि अचानक इब्राहिम ने रोक दिया और खुद अंदर आकर अबिया की तरफ बढ़ने लगा। तुम अगर इनकार करोगी तो मैं बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इब्राहिम छोटे छोटे कदम बढ़ाता अबिया के तरफ आ रहा था, जो कि अबिया को बहुत अजीब लग रहा था। अबिया जो पीछे हो रही थी कि दीवार के साथ लग गई, अब वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती थी।
وہ چاہ کر بھی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی، اس کو اپنی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم ابیہ کے پاس بالکل پاس آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے اور پاس کیے، اس پر جھکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت، تم صرف میری ہو ابیہ، صرف ابراہیم خان کی۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں تو میں بھی زندہ نہیں، تم صرف مجھ سے نکاح کرو گی۔ اگر تم اس زندگی میں نہیں تو میرا زندہ رہنا کسی کام کا نہیں۔ ابراہیم جو ابھی بول رہا تھا کہ ابیہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ ابراہیم نے ابیہ کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ابیہ جو ابراہیم کے اتنے پاس آنے پر اپنی جان جاتی ہوئی محسوس کر رہی تھی کہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، فوراً سے اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر ابراہیم کو پیچھے کیا۔ پلیز ابراہیم، یہ سب غلط ہے، میں شادی سے پہلے۔ ابیہ کے اتنے زور سے دھکا دینے پر بھی ابراہیم صرف چند قدم ہی ابیہ سے دور ہوا تھا اور پھر سے ابیہ کی طرف قدم بڑھاتا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے گویا ہوا۔ شادی کے بعد تو صرف میری چلے گی، نہ کہ تمہاری۔ ابھی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں کچھ اور دیر یہاں رکا تو تمہیں ہسپتال بھی داخل کروانا پڑے گا۔ ابراہیم ابیہ کا ماتھا چومنے کے بعد اسے جدا ہوا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیہ اس کے جاتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنوار رہی تھی۔ چند منٹ بعد ابیہ اپنے بیڈ پر جا کے سو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب التمش اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑا اور ایک ہاتھ میں سگریٹ لگائے کش بھرنے اور کسی کی یادوں میں مصروف تھا، جو کہ اس کی مصروفیت صرف ابیہ کی یادوں کا مظہر تھا۔ شاید وہ ابیہ سے پہلی ملاقات میں ہی دل ہار بیٹھا تھا، وہ خود سے بھی زیادہ چاہنے لگا تھا ابیہ کو، اسی لیے تو اس نے فیصلہ کیا کہ ابیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تاکہ وہ کبھی بھی جدا نہ ہو سکے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ابیہ کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتی ہی واش روم میں جا کر تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں پہلے ہی ابراہیم اور سعدیہ بیگم موجود تھے۔ روبینہ بیگم کے پاس ابراہیم بیٹھا تھا۔ ابیہ دیکھ کر حیران تو ہوئی، مگر پھر ابراہیم کی رات والی بات یاد آئی، پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ سعدیہ بیگم نے ابیہ کو آواز لگائی، جس پر وہ فوراً چلی آئی۔ سعدیہ بیگم نے ابیہ کے سر پر پیار دیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے۔ ابیہ نے شرماک کر چہرہ نیچے کر لیا، جس کا مطلب سعدیہ بیگم کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ تو پھر جمعے کو نکاح ہے۔ ابراہیم جو ابیہ کے ساتھ جھکانے پر فوراً سے بول پڑا، جس پر روبینہ اور سعدیہ بیگم کا ایک زوردار قہقہہ ہوا میں گونجا۔ التمش جو آفس میں بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا کہ ایک دم فون رنگ ہونے لگا، جسے التمش نے پہلی بار ہی کاٹ دیا، مگر پھر دوبارہ آنے پر التمش نے فائلز بند کر کے کال پک اپ کی۔ التمش یار تو کدھر ہے؟ ریان کے سوال پر التمش نے جواب دیا، آف کورس اپنے آفس میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ یار میں نے پتہ کروا لیا ہے، بھابھی کا نام ابیہ طاہر ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے جب یہ 11 سال کی تھی۔ ان کا ایک کزن ہے ابراہیم خان، جو اس کی خالہ کا بیٹا ہے، ان کا نکاح ہے آج جمعے کو۔ نکاح کی بات پر التمش اپنی کرسی سے اٹھ کر شیشے کی کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس کے باہر پورا شہر نظر آتا تھا۔ مبارک ہو۔ التمش کی بات پر دیان نے حیران ہو کر پوچھا، مبارک کس بات کی؟ کیونکہ میرا بھی نکاح ہے جمعے کو۔ مگر کس سے؟ ہاں تیری بھابھی سے، مگر ان کی تو ابراہیم کے ساتھ۔ تو کیا ہوا، اٹھا لینا۔ التمش کی بات پر دیان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور فون بند کر دیا۔ تم صرف التمش ملک کی ہو ابیہ، صرف میری۔ ابراہیم نے ہمارے درمیان آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی اس کو سزا بھی ملے گی۔ ہاں۔ التمش کا کہکہ پورے کمرے میں گونجنے لگا۔ آج ابیہ کا نکاح تھا ابراہیم کے ساتھ۔ ابیہ جو بیوٹی پارلر سے تیار ہونے گئی تھی، اس کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو رہا تھا، مگر کسی کو کیا معلوم کہ اب وہ نہیں آئے گی واپس۔ ابراہیم ابیہ کو انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ ابراہیم جو ہال میں کھڑا ابیہ کو کالز کر رہا تھا، کسی رانگ نمبر سے کال آئی، جسے ابراہیم نے فوراً اٹھا لیا۔ ابیہ صرف التمش ملک کی ملکیت ہے، تو نے سوچا بھی کیسے لیا
کہ التمش اپنی ملکیت تیرے حوالے کر دے گا، وہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے انتظار مت کر۔ ہاں 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 ہاں۔ ابیہ کی ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی۔ ابیہ کو اپنے سر میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر ابیہ نے خود کو ایک شاندار کمرے میں موجود پایا جو سرخ گلابوں سے سجا گیا تھا۔ سفید رنگ کے بیڈ پر جس پر وہ بیٹھی تھی سرخ گلابوں سے دل میں لکھا ہوا تھا جان التمش۔ ابیہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ نہ تو وہ اس جگہ کو جانتی تھی اور نہ ہی اس لکھے ہوئے نام کے شخص کو۔ دروازہ کھولنے پر ابیہ کی نظر ایک سفید لباس اور سرخ شیروانی میں مبلس وجود پر گئی جس کے ہاتھوں میں کچھ پیپرز تھے۔ وہ جوش اس کی طرف آ رہا تھا اور اپنی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتا محسوس کر رہا تھا کیونکہ بے شک آج ابیہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں مبلس بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا، ہلکے سے میک اپ اور ہلکی سی لپسٹک لگائے ابیہ آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ التمش کے لیے آج خود پر قابو پانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ابیہ سے دور ہو کر گویا ہوا، تمہارا نکاح ہے، میرے ساتھ ان پیپرز پر سائن کرو۔ ابیہ جو یاد کرنے پر یہ جان پائی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی کچھ دن پہلے گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جسے ابیہ نے اچھی خاصی سنائی تھی۔ کیا اب وہ میرے ساتھ نہیں؟ ابیہ اس سے ڈر بھی رہی تھی یہ سوچ کر یہ مجھ سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے گا۔ ابیہ نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ، میں التمش ہوں، تمہارے عشق میں غلام۔ کون التمش؟ ابیہ بیڈ کے پیچھے ہو رہی تھی جب کہ التمش اس کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا آ رہا تھا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارے وجود کو میں نکاح کے پاس رشتے میں لا کر اپنا لوں تو ان پیپرز پر سائن کرو، ورنہ میں نکاح کے بغیر بھی تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ التمش ابیہ کے بالکل پاس آ کر اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا جبکہ ابیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے گھر جانا ہے، میرا نکاح ابراہیم کے ساتھ ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، پلیز مجھے جانے دو۔ التمش نے ابیہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کیا۔ ان پیپرز پر سائن کرو ورنہ۔ التمش ابیہ کے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے پھیرتے ہوئے اس پر اور جھک گیا۔ ابیہ جو التمش کے اتنے پاس آنے پر اپنی سانسوں کو روکے ہوئے محسوس کر رہی تھی، مگر جب التمش اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کے جوڑے کو کھول دیا اور اس کے بالوں میں سکون کی سانس بھر رہا تھا۔ جب ابیہ نے التمش کو سینے سے دھکا دے کر پیچھے کیا، التمش جو ابیہ کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا مگر ابیہ نے ایک دم اسے دھکا دیا جس سے التمش واپس ہوش میں آیا۔ نہیں کروں گی نکاح، مجھے جانا ہے۔ ابیہ جس کی نظر دروازے پر رکی فوراً دروازے کی طرف بھاگی مگر کسی نے کے مضبوط حارس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ مجھے مجبور مت کرو اپنا اصلی روپ دکھانے پر، چپ چاپ سائن کرو۔ اور ہاں، وہ تمہارا کیا نام لیا تھا تم نے؟ ہاں وہ ابراہیم۔ تم سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر تمہارے جانے سے پہلے ہی تمہارا دولہا اس دنیا سے کوچ کر گیا ہوگا۔ اب تم خود سوچو، مجھ سے نکاح کر لو پھر وہ زندہ، ورنہ وہ تو ہائے یار، مجھے تو سوچ کر ہی بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاں۔ ابیہ التمش کی باتوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ اسے اس وقت یہی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ یہ نکاح کر لے ورنہ میرے جرم کی سزا ابراہیم کو ملے گی۔ التمش خود کو ریلیکس کرتے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جبکہ پیپرز اس نے بیڈ پر رکھ دیے۔ ابیہ نے ان پیپرز پر نظر ڈالی اور پین اٹھا کر اس پر سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد ابیہ زور سے رونے لگی۔ التمش ابیہ سے پیپرز لینے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیان جو باہر التمش کا انتظار کر رہا تھا، التمش نے باہر آتی صوفے پر بیٹھ کر خود سائن کیے۔ سائن ہو جانے کے بعد سب نے دعا مانگی۔ دیان نے دیان کے گلے ملا اور مبارکباد وصول کی۔ مبارکباد ہو، کہا تھا نا کہ تم جو مانگے گا تجھے لا کر دوں گا، اس گفٹ کا خیال رکھنا، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے میرے یار۔ نکاح ہو جانے کے بعد التمش نے دیان کو کہا کہ مولوی اور گواہوں کو ان کی منہ مانگی قیمت دے دو کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں، میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ دیان ان کو قیمت دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب دیان ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ التمش دیان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر شراب پینے لگا کیونکہ آج کے دن
ही उसके वालिदैन और बहन का इंतकाल हुआ था। शायद वो इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए शराब की मदद से ये सब सह रहा था। रात के 11 बज रहे थे जब अल्तमिश कमरे में आया, मगर कमरे में अभी भी रोने और सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से अबिया, जो बेड के कोने से टेक लगाए मुंह पर कंधों में रखकर रो रही थी, एकदम मुंह उठाकर देखा तो अल्तमिश था, जिसे चला भी नहीं जा रहा था, जो बेहद नशे में चूर होकर आया था। अल्तमिश अबिया के पास आकर बैठ गया और उसके वजूद पर एक नज़र डालकर इसके हाथों पर अपने हाथों में लेकर चूमने लगा। अबिया, जो अल्तमिश के नशे में होने की वजह से डर रही थी, अल्तमिश की ऐसी हरकतों पर और डर गई। अल्तमिश के हाथों से अपना हाथ एकदम पीछे किया, जबकि अल्तमिश का हाथ वही रहा। तो तुमने शराब पी है, तुम नशे में हो? अबिया के सवाल पर अल्तमिश ने हंसकर इसकी तरफ देखा। हाथ थामो। अल्तमिश की बात पर अबिया से थोड़ा थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्तमिश ने एक बार फिर से वही बात दोहराई, जबकि इस बार लहजे में सख्ती थी। अबिया ने फौरन अल्तमिश का हाथ थाम लिया। अल्तमिश, जो अबिया के हाथ थामने पर फिर से उसे चूमने लगा, अल्तमिश ने अबिया का हाथ पकड़कर अपने दिल के मकान पर रखा। अल्तमिश ने नजर उठाकर अबिया की तरफ देखा। तुम्हारा मकाम मेरे दिल में है, जो हमेशा रहेगा, फिर चाहे ये धड़कने ही क्यों ना छोड़ दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ अबिया, हमेशा तुम्हें मोहब्बत करूँगा। मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि रोज़ इजाफा होगा। तुम बस मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें मालूम है, आज के दिन ही मेरे पेरेंट्स अभी अलमताश ही रहा था कि एकदम बेड पर गिर गया और वही गहरी नींद में सो गया। शायद शराब की वजह से भी था, मगर इसके हाथ की पकड़ में ज़रा बराबर भी फर्क नहीं आया था। अबिया ने अपना हाथ अल्तमिश के हाथ से छुड़वाने की कोशिश की, जो बामुश्किल कामयाब हुई। अल्तमिश की हालत पर अबिया को तरस आ रहा था, मगर मालूम नहीं क्यों अबिया ने अल्तमिश को बाजुओं से पकड़कर बेड पर सीधा किया, क्योंकि इसकी आधी टांगें बेड से नीचे थी। इस पर कंबल उड़ाने के बाद वो जाने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि अल्तमिश ने इसका बाजू पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। इस वक्त पूरे कमरे में खामोशी थी, चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अबिया, जो इस हमले से वाकिफ नहीं थी, इसलिए अब अल्तमिश के ऊपर जा गिरी। अबिया की सांसें अल्तमिश के चेहरे पर गिर रही थी। अल्तमिश ने अबिया की कमर में हाथ डाल उसे खुद पर और झुका लिया, जबकि अबिया अल्तमिश के सीने पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो अभी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी कुल का ना सिर्फ तुम हो। प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। अबिया, जो अल्तमिश के इतने पास होने से अपने दिल की अजीब सी कैफियत से अनजान हो रही थी, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, अल्तमिश की बातें सुन और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि अल्तमिश भी एक हुस्न का देवता था, मगर अबिया को तो इस वक्त ये नज़र ही नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि तो बस अल्तमिश से दूर जाने की और यहाँ से भागने की। अबिया ने अल्तमिश के सीने पर हाथ रखकर खुद को उससे दूर किया, जबकि अल्तमिश का हाथ, जो अबिया की कमर में था, अबिया के खड़े होने से बेड से नीचे गिर गया। मगर अबिया ने इस सब को इग्नोर किया और दरवाजे की तरफ चली आई। घर से बाहर निकलकर एक नज़र इस अल्तमिश हाउस पर डालकर वो इस घर से बहुत दूर चली आई। रात के 3 बज रहे थे जब अल्तमिश की आँख खुली। आँखों को तलाश एक वजूद की थी, जो अल्तमिश के इस कमरे में नजर नहीं आ रहा था। अल्तमिश फौरन खड़ा हुआ, नजर दरवाजे पर गई जो खुला था। डर ये था कि अभी यह भाग तो नहीं गई, जो थोड़ी देर बाद सच साबित हो गया। अल्तमिश ने पूरे घर को छान मारा, मगर अबिया कहीं भी नहीं इसको नजर नहीं आई। वो इस वक्त बहुत डर गया था, क्योंकि अबिया को इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। डर था कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अल्तमिश ने अपने इन ख्यालों को झटक कर अपनी गाड़ी निकालकर सड़क पर दौड़ाने लगा, मगर अबिया का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अबिया, जो रात के इस अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रही थी कि कुछ लोगों
कुछ लोग बाइक पर इसके पास से गुजरे। अबिया बहुत डर गई। 2 मिनट बाद वही बाइक दोबारा वापस आई जिस पर 2 लड़के बैठे थे। इस बार वो अबिया के पीछे पीछे बाइक चलाने लगे। अबिया को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो खुद को कोसने लगी कि घर से क्यों निकली, वहां पर सेफ तो थी ना, मगर अब मालूम नहीं इसके साथ क्या होने वाला था। वो तेज तेज कदम उठाती वहां से भागने लगी जबकि बाइक इसके पीछे ही थी। अल्तमिश जो पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था मगर अबिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। थक कर उसे रोक दिया। बाहर निकलकर अपने हाथों से सर के बालों को सहलाने लगा। गुस्से में आकर अल्तमिश ने अपना हाथ गाड़ी को मारा और फिर घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रब से दुआ मांगने लगा। ऐ अल्लाह, मेरी कुल कायनात सिर्फ अबिया है, मुझे वो वापस कर दे। क्यों तू मुझसे मेरे सब प्यारों को जुदा कर रहा है? मुझसे मेरी वालिदैन और बहन को तो छीन लिया मगर मैं अब अबिया को नहीं खो सकता। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। अल्तमिश रो रो कर खुदा से दुआ गो था जब अचानक उसके कानों में आवाज आई, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। अल्तमिश ने उठकर पीछे मुड़कर देखा तो अबिया नजर आई जो भाग रही थी क्योंकि इसका 2 लड़के बाइक पर पीछा कर रहे थे। अल्तमिश को अपने सामने पाकर अबिया इसकी तरफ आई और उस मजबूत वजूद के पीछे छुप गई। प्लीज मेरी मदद करो। अबिया की बात पर अल्तमिश ने उससे कहा, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अल्तमिश अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इन लड़कों के पास आया जो बाइक से उतरकर उसे कहने लगे, हेलो मिस्टर, चला जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। आज ही तो जिंदगी में पहली बार इतना मस्त माल मिला है। इन दोनों ने एक जोरदार कहका लगाया जबकि अल्तमिश ने अपनी पैंट की पिछली पॉकेट से राइफल निकालकर इन दोनों की तरफ की। तुमने सोच भी कैसे लिया मेरी मोहब्बत के साथ बुरा करने को? अब भुगतो। ठा 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 ठा। अल्तमिश ने अपनी राइफल में मौजूद सारी गोलियां इन दोनों पर चला दी। अबिया जो अल्तमिश के हाथ में राइफल देखकर डर गई थी, अगर गोली के चलने की आवाज तो वहीं जमीन बोस हो गई। अल्तमिश वापस आकर अबिया को अपने हाथों में उठाकर गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर लाने के बाद उसे अपने कमरे लाकर बेड पर लेटाकर इस पर कंबल ओढ़ दिया और फिर डॉक्टर को कॉल की। ठीक 15 मिनट बाद डॉक्टर घर आया और अबिया को चेक करने के बाद अल्तमिश को कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं, बस किसी चीज़ के खौफ से बेहोश हो गई थी मगर मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। डॉक्टर कहने के बाद वहां से चला गया। सुबह के 8 बज रहे थे जब अबिया की आंख खुली। अबिया की हल्की हल्की आंखें खुल रही थी जब नजर छत पर गई। कल रात के सारे सीन्स किसी फिल्म की तरह दिमाग में घूमने लगे। अबिया को याद आया जब अल्तमिश ने अपनी राइफल से उन दोनों लड़कों को मार दिया। फौरन से चीखने लगी। अल्तमिश जो इस कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा गहरी नींद में था, अचानक अबिया की चीख पर आंखें खोल ली। क्या हुआ अबी, तुम ठीक तो हो? अल्तमिश अबिया के पास आकर बैठा और कहने लगा जबकि अबिया को अल्तमिश से डर लग रहा था। उसने कितनी बेदर्दी से इन लोगों को मारा था और अब उसे बहुत डरने लगी थी, इसलिए अल्तमिश के पास आने से थोड़ी थोड़ी दूर हो रही थी। मुझसे से मत डरो। अल्तमिश ने अबिया का हाथ पकड़कर गोया हुआ, तुमने मारा है, छोड़ो मुझे, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। अल्तमिश का हाथ एकदम झटक दिया, दरवाजे की तरफ भागने लगी मगर अल्तमिश ने अबिया को हाथ से पकड़कर बेड पर उछाल दिया। मुझे भी मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। अल्तमिश ने सुर्ख होती आंखों से अबिया की तरफ देखा। तुम बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे जाना है यहाँ से अभी। अबिया फिर से बेड से उतर कर दरवाजे की जाने लगी जब अल्तमिश ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया मगर इस बार इसकी पकड़ में सख्ती थी। अबिया को दीवार के साथ लगाए उस पर झुका। निकाह क्या है, मैंने तुमसे पूरा हक रखता निकाह किया है, मैंने तुमसे पूरा हक रखता हूँ तुम पर। पहले तो तुम्हारी हालत पर तरस करके तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं मगर अब देख रहा हूँ कि मुझे अपना हक इस्तेमाल करना ही होगा। अल्तमिश एक हाथ से अबिया के मुंह को दबोचने के बाद उसकी गर्दन पर अपने धमकते होंठ रख दिए। अबिया ने वही करंट खाकर सिसकी भरी। अल्तमिश इसकी गर्दन से ऊपर होकर उसकी धोती को चूमने वाले
हुए चूमते हुए उसके गाल को चूमने के बाद इसके गुलाब वाले होठों पर अपने धमकते हुए होठ रख दिए। यूं ही अल्तमिश बिया की सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। इसकी शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। अबिया को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। अबिया को अपनी टांगों से जान जाती महसूस हो रही थी। अबिया अल्तमिश के सीने पर हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो नाकाम रही। चुनांचे 5 मिनट तक अल्तमिश ने खुद को सैराब किया, फिर आहिस्ता से अबिया के होठों को आजाद कर दिया। अल्तमिश की आजाद होती अबिया दीवार के साथ टिक लगाए जमीन पर बैठ गई। अबिया को अपने मुंह में खून का ज़ैका आने लगा। उसने अपनी उंगली को अपने होठों पर रखकर देखा तो हल्का हल्का खून नजर आया। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगर अपनी हरकतों से बात नहीं आई तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा और मुझे तुम पर जरा बराबर भी तरस नहीं आएगा अपने किए अमल में। अल्तमिश अपनी बात मुकम्मल करके वहां से चला गया, जबकि अबिया अपने मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से रोने लगी। अबिया एकदम उठकर वॉशरूम में चली गई। शावर को ऑन करने के बाद उसके नीचे खड़ी होकर अपने होठों को हाथ की मदद से बेदर्दी से रगड़ने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों अल्लाह? मैं जिस शख्स को जानती भी नहीं उसे मेरे निकाह करवा दिया, क्यों? अबिया रोती हुई जमीन बोस हो गई। तकरीबन 4 घंटे वो वही वॉशरूम में शावर के नीचे रही, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई, मगर उसने अभी भी शावर को बंद नहीं किया था। शायद वो खुद को सजा दे रही थी, मगर क्यों? शायद इसलिए कि उसने इब्राहिम से बेवफाई की थी। अबिया ने उठकर शावर बंद किया, मगर इस वक्त वो पूरी भीग गई थी। इसके पूरे जिस्म पर सर्दी काबिज हो गई थी। वो वॉशरूम से निकलकर बाहर आई। अभी वो बेड की तरफ जाने ही लगी थी कि अपनी आंखें बंद होती महसूस कर रही थी और वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। रात के 11 बजे अल्तमिश वापस घर आया। घर आती वो पहले अपने कमरे में गया, क्योंकि अबिया इसके कमरे में रहती थी। अल्तमिश ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलती नजर एक बेहोश वजूद पर गई, जिसके सारे कपड़े गीले थे। अल्तमिश ने भागकर अबिया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। इसके मुंह को हल्की हल्की थपथपी देने लगा। अल्तमिश को अबिया का वजूद गर्म महसूस हुआ। क्या हुआ है अभी तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो अभी, प्लीज। अल्तमिश ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने के बाद अबिया के कपड़े बदले। ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर आ गया। चेकअप करने के बाद अल्तमिश ने नहायत परेशानी से पूछा डॉक्टर से, अभी ठीक तो है? पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से इनको बुखार हुआ है, पूरे जिस्म में सर्दी है, इन्हें गर्मी की जरूरत है, जितनी हो सके अपनी इतनी हीट दे कि इनको, बाकी आप बेहतर जानते हैं। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहां से चला गया। अल्तमिश ने अबिया को अपनी बाहों में उठाकर गर्म आग के पास ले गया, जो कि इसके कमरे में मौजूद थी। इसके हाथों और पाँव को मलने लगा, मगर अबिया के जिस्म में जरा बराबर भी हरकत ना हुई। अल्तमिश को समझ आ गया था कि उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसे होश में लाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर मैं अबिया की इजाजत के बगैर ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अल्तमिश को बुरा लग रहा था, मगर अबिया को होश में लाने के लिए यही एक रास्ता था। अल्तमिश ने अबिया को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर बेड पर लेटाने के बाद अपनी शर्ट को उतार कर दूर फेंकने के बाद उस पर झुक गया। अबिया के माथे को चूमने के बाद इसके गाल को चूमकर अब इसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अल्तमिश अबिया के पूरे जिस्म पर काबिज हो गया था। पूरी रात वो खुद को सैराब करता रहा। सुबह के 4 बजे अल्तमिश ने अबिया के वजूद को छोड़ा। अबिया के सर को अपने सीने पर रखकर सो गया। सुबह के 10 बज रहे थे जब अबिया की आंख खुली। खुद को किसी की बाहों में के हारस में पाकर इसने ऊपर करके देखा तो अल्तमिश की बाहों में पाया। अल्तमिश इस वक्त बेहद दिलकश लग रहा था। अबिया इसको देखे अपनी नजरों का मस्कर हटा ना सकी, मगर फिर याद आया कि ये मेरे इतने पास क्यों है। अबिया ने अल्तमिश के रुखसार से आजाद होकर खड़ी हो गई। जब अल्तमिश की आंख खुल गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मेरे कपड़े किसने बदले? कहीं कल रात तुम इतने घटिया इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे साथ जबरदस्ती करोगे। अभी बोल रही थी। अल्तमिश ने बेड से उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात सुनो अभी, मैंने ये सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं मोहब्बत अबिया जो अपनी बात की तस्दीक करने पर अपने पाँव से जमीन जाती महसूस कर रही थी, अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए अल्तमिश का हाथ जोर से झटक दिया। मोहब्बत ऐसी नहीं होती मिस्टर अल्तमिश,
मोहब्बत इज्जत देती है, इज्जत छीनती नहीं है। क्या लगता है तुम्हें कि ये सब करके तुमने मुझे हासिल कर लिया है? नहीं, तुम्हारा किरदार मेरी नजरों में और भी गिर गया है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। अल्तमिश जो अबिया को समझा रहा था, मगर अबिया तो अल्तमिश को ही बुरा भला कहते जा रही थी। वो अपनी नफरत का इजहार कर रही थी अल्तमिश से। अल्तमिश की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी मोहब्बत का ऐसा सलूक देख कर के वो मुझे एक घटिया इंसान समझती है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हारी इज्जत में कमी आए, और ये मेरा हक था जो मैंने जायज तरीके से हासिल किया। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि तुम उस वक्त होश में नहीं थी, मगर मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी जान बचाना था। अल्तमिश ने दोबारा से अबिया का हाथ पकड़ कर बात की, मगर इस बार इसके हाथ में सख्ती थी। तो मर जाने देते मुझे। अबिया की बात पर अल्तमिश ने इसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हें अगर मेरी कुर्बत नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मगर एक बात याद रखना अबिया, जो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा तो तब तुम तरसोगी मुझे। अल्तमिश अबिया का माथा चूमने के बाद वहां से चला गया, जबकि अबिया बेड पर बैठकर रोने लगी। अबिया मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है। अल्तमिश इस वक्त दयान के साथ ऑफिस में मौजूद शीशे की खिड़की के सामने खड़ा था। अल्तमिश की बात पर दयान ने जवाब दिया तो भाभी को मजबूर कर दे कि वो तुझसे मोहब्बत करने लगे। दयान की बात पर अल्तमिश ने पीछे मुड़कर देखा। मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए? अरे भाई, ये है तो मुश्किल, मगर एक रास्ता है मेरे पास इस परेशानी से निकलने के लिए। दयान की बात पर अल्तमिश ने पूछा, क्या? तो भाभी को इनके घर छोड़ा? तुझे पता है कि मैं एक पल भी इसके बगैर नहीं रह सकता। तुझसे दूरी का एहसास इनको तुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा, और इस तरह वो तुझे अच्छा भी समझेगी। अल्तमिश दयान की बात को समझ गया था, मुंह पर मुस्कुराहट लाए वो वहां से चला गया। दिन के 4 बज रहे थे जब अल्तमिश घर आया। घर आते ही वो अपने कमरे में गया। अबिया जो वॉशरूम में थी, इसका बेड पर बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 5 मिनट बाद अबिया वॉशरूम से बाहर निकली। अल्तमिश फौरन बेड से उतरकर इसके पास आकर खड़ा हो गया। तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अल्तमिश अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहां से चला गया। अल्तमिश की बात पर अबिया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे मेरे घर लेकर जा रहा है। एक पल के लिए अबिया ने अल्तमिश के लिए अपने दिल में अजीब सा एहसास महसूस किया। शायद वो उसे दूर जा रही थी। पूरे रास्ते खामोशी रही। ठीक आधे घंटे बाद अबिया का घर आ गया। अबिया गाड़ी से निकली और इसके साथ अल्तमिश भी गाड़ी से निकला। अबिया जब हाल में आई तो सामने इब्राहिम और साथिया बेगम मौजूद थी। इब्राहिम ने अबिया को देख लिया था। इब्राहिम अबिया के पास आकर खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? चैन नहीं मिला हमारी इज्जत को नीलाम करके जो यहाँ फिर मुंह उठाकर आ गई हो? इब्राहिम ने बहुत तल्ख और तंजीह अंदाज में बात की, जो अबिया को बहुत तकलीफ दे रही थी। अल्तमिश जो अबिया के कहने पर पीछे खड़ा था, क्योंकि अबिया नहीं चाहती थी कि अल्तमिश कोई भी तमाशा करे। मगर जब इब्राहिम ने अबिया से ऐसी बात की तो अल्तमिश के पास में नहीं था कि भरा का मुंह तोड़ दे। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज इब्राहिम। अबिया जो इब्राहिम से माफी मांग रही थी कि सादिया बेगम ने अबिया की बात काटी। खबरदार, अपनी गंदी ज़बान से मेरे बेटे का नाम लिया। पहले तो अपने उस यार के साथ भाग गई, और अब जब दिल भर गया तो मुंह उठाकर हमारे घर आ गई। खाला जान, ये आप क्या कह रही है? वही कह रही हो जो तुम करके आई हो उस गुंडे के साथ। बताओ, तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हारा निकाह रखा था ना इब्राहिम के साथ, मगर तुम निकाह वाले दिन ही भाग गई अपने उस यार के साथ। जो लड़की 3 दिन घर से बाहर रहे उसे क्या कहना चाहिए? एक बदकिरदार। अब चलो दफा हो जाओ हमारे घर से। अल्तमिश ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके बस में कहा था कि कोई इसकी जान को बदकिरदार कहे। साथी बेगम ने अबिया को बाजू से पकड़कर हाल से बाहर निकाला। खाला, प्लीज खाला जान, मुझे मामा से मिलने दे। अबिया जो बोल रही थी कि मुझे मामा से मिलना है, सादिया बेगम ने अबिया को धक्का देकर छोड़ दिया। अल्तमिश ने अबिया को गिरते गिरते थाम लिया। अबिया की नजर अल्तमिश की नजर से टकराई। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तुमने मार दिया मेरी बहन को। तुम जैसी बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जिसने अपनी माँ को मार दिया। अबिया ने नीम आंखों से अल्तमिश की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। ये आप क्या कह रही है? मामा किधर गई है? शर्म कर बेगैरत लड़की।
कितनी मासूम बन रही है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। खाला जान आप ऐसा क्यों कह रही है? प्लीज मुझे बताए मामा किधर है? सादिया बेगम ने अबिया को बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, मगर अबिया ने सादिया बेगम का हाथ पकड़कर खुद को आजाद किया। और जो सादिया बेगम की इज्जत नफ्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सादिया बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अबिया जो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी कि अचानक आंखें खोल देखने लगी। सामने अल्तमिश खड़ा था। थप्पड़ अल्तमिश को लगा था। अबिया को बहुत अजीब लगा कि अल्तमिश ने मेरे लिए थप्पड़ खाया। खबरदार जो अब एक और लफ्ज भी बोला मेरी बीवी के बारे में, वरना गुद्दी से जबान खींच लूंगा। अल्तमिश ने अपनी शहादत की उंगली सामने करके सादिया बेगम को वार दी। इब्राहिम जो पीछे खड़ा सब देख रहा था, मगर अबिया के लिए कुछ नहीं कर रहा था। जब अल्तमिश ने कहा कि ये मेरी बीवी है, तो इब्राहिम की आंखें खुली की खुली रह गई। मैं अगर चाहूँ तो अभी अभी तुम्हारा सब कुछ छीन सकता हूँ, तुम्हारा बेटा जिसके सर पर तुम इस दुनिया में हो उसे भी, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरी जान की खाला हो। अगर तुम्हारा मेरी अभी के साथ कोई रिश्ता रहा होता तो तुम्हें जलाकर खाक कर देता। अल्तमिश ने बिया का हाथ पकड़ा। चलो अभी घर चले। अल्तमिश ने बिया को गाड़ी में बिठाने के बाद खुद बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। अल्तमिश जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि अचानक नजर बिया पर गई जो रोने में मसरूफ थी, और अल्तमिश से अबिया का रोना ही तो नाकाबिले बर्दाश्त होता था। अबिया प्लीज चुप कर जाओ, मुझे तकलीफ होती है जब तुम रोती हो। अल्तमिश ने अपना रुमाल अबिया की तरफ बढ़ाया। प्लीज अल्तमिश मुझे मामा की कमर पर ले जाए। अल्तमिश अबिया को इसकी माँ की कमर पर ले आया था, मगर वो इसके साथ कमर पर नहीं गया। वो अबिया से कुछ फासले पर खड़ा था। मामा प्लीज मुझे माफ कर दे। अबिया अपनी माँ की कमर के पास बैठकर अपनी गलतियों की रो कर माफी मांग रही थी। मामा आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया? आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? मामा मैं तो आपकी मौत की वजह बन गई हूँ। मैं ही मर जाती उस दिन जिस दिन मेरा निकाह इब्राहिम से था। सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्यों नहीं मरी उस दिन? मुझे मर जाना चाहिए। अबिया अपने सर पर थप्पड़ रसीद कर रही थी। अल्तमिश जल्दी से अबिया के पास आकर इसको अपने सीने से लगा लेता है। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सब नफरत करते हैं। मामा भी मुझे छोड़कर चली गई, सब ने मुझे छोड़ दिया। अल्तमिश के सीने से लगी उसकी शर्ट को मुट्ठी में लेकर अबिया अपने दिल की भड़ास से काट रही थी, जब अल्तमिश ने इसकी कमर को थपथपाते हुए उससे कहा, मैं हूँ तुम्हारे पास अबिया, तुम्हारा हमेशा रहूंगा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे खुद से भी ज्यादा, इस दुनिया से भी ज्यादा। कभी भी तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। अबिया जो अल्तमिश की शर्ट को पकड़े हुए थी, अबिया जो हल्के हल्के बुखार में थी और इस कदर रोने की वजह से बेहोश हो गई। अल्तमिश ने अबिया के चेहरे पर हल्की सी थपकी की, मगर उसे होश नहीं आया। अल्तमिश ने उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। रात के 11 बज रहे थे जब अबिया की आंख खुली। पूरे कमरे में अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में हल्का हल्का उजाला कर रही थी। अबिया ने अपनी आंखें खोल इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जब अल्तमिश को अपनी में पाया। अल्तमिश जो सोफे पर लेटा हुआ था, एक हाथ सोफे से नीचे जमीन पर लग रहा था। न जाने क्या सोचकर अबिया ने बेड से उतरकर अल्तमिश के हाथ को पकड़कर ऊपर इसके सीने पर रख दिया। अभी वो वापस मुड़ी ही थी कि अल्तमिश ने इसके हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। मेरी जान को मुझसे मोहब्बत हो गई है, मेरी जान को मुझसे मोहब्बत हो गई है, मगर ये बात मानने से इनकार कर रही है। मैं जान सकता हूँ क्यों? अबिया के बाल जो इसके गिरने की वजह से इसके मुंह के सामने आ रहे थे। अल्तमिश अपने हाथों से पीछे करते गोया हुआ, छोड़े मुझे। अबिया जो अल्तमिश के इतने पास थी कि इसके दिल की धड़कनों को सुन रही थी, मगर अपनी धड़कनों की रफ्तार उनसे भी ज्यादा थी। अबिया ने अपनी बेतरतीब धड़कनों को संवारने के लिए अल्तमिश के सीने पर हाथ रखे उठ खड़ी हुई थी। छोड़ भी देंगे, पहले पास तो आ जाओ। अल्तमिश अबिया के उठने पर इसकी शर्ट को सीने से पकड़कर उसे अपने ऊपर झुका लेता है। अबिया ने अल्तमिश की इस हरकत पर अपने चेहरे को लाल होता पाया था और अपना पूरा जोर लगाकर उससे दूर खड़ी हो गई। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। अबिया अपने बेड पर जाकर बैठ गई, जबकि अल्तमिश वही सोफे पर बैठकर इसकी तरफ देख रहा था। अबिया ने बेड पर लेटकर एक नजर अल्तमिश पर डाली, जो सिर्फ उसे ही देख रहा था। एक बात पूछूं आपसे? अल्तमिश
ابھی یہ کہ آپ کہنے پر التمش جو جیسے دنیا ہی بھول گیا تھا مگر خود کو سنبھالتے ہوئے التمش نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا، جی پوچھے میری کل کائنات، جب خالہ جان مجھے تھپڑ مارنے لگی تھی تو آپ کیوں سامنے آ گئے تھے؟ ابھی یہ کی بات پر التمش صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس پر جھک گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، اور تم خود کہتی ہو محبت تو عزت دیتی ہے نہ کہ چھین لیتی ہے، اور تمہاری عزت میں ذرا برابر بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ التمش بیا کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے جا کر صوفے پر سو گیا، جبکہ بیا کے پاس آنے پر بہت عجیب سی کیفیت محسوس کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فوراً اپنے پاؤں سے لے کر سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب ابیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے التمش کو دیکھنا چاہا مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ابیہ کی نظر میز پر پڑے فون پر گئی، جسے دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ یہ نیا پورا اور ابھی خریدا گیا ہو۔ ابیہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ رنگ بجنے لگی۔ ابیہ نے فون پکڑ کر دیکھا جس پر مائی لو کے نام سے کال تھی، جو اس نے پک اپ کر لی۔ گڈ مارننگ مائی لو۔ ابیہ نے التمش کی آواز پر خود کو متفق کیا۔ یہ فون میری جان کا ہے مگر مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ ابیہ نے ایک نظر اس فون پر ڈالی، مگر مجھے تو ہے، اور وہ بھی بہت۔ التمش کی بات پر ابیہ حیران ہوئی، مگر وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اپنی جان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اچھا آج رات ریڈی رہنا، باہر چلیں گے۔ التمش کی باہر جانے والی بات پر ابیہ نے فوراً انکار کیا، نہیں میں نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میرا دل نہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں اپنے لیے ایک نئی بیوی تلاش کر لیتا ہوں جس کو میں جب بھی باہر جانے کو کہوں تو آگے سے انکار نہ کرے۔ التمش نے اپنی مسکراہٹ دبائے بات کی، کیا آپ اب شادی کریں گے کسی اور سے؟ ایک بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، دو رکھیں گے۔ ابیہ کی بات پر التمش نے زوردار کہکا لگایا، میں مذاق کر رہا تھا، میری کل کائنات صرف تم ہو اور تم ہی رہوگی۔ بس میں نے دیکھنا تھا کہ میری بیوی میں طاقت ہے اپنی شوکت سے لڑائی کرنے کی۔ التمش کی بات پر ابیہ نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ التمش ابیہ کی کال بند کرنے پر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب التمش گھر آیا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میز کے سامنے بیٹھی ابیہ بلیک فراک پہنے، بالوں کو آزاد کیے ہلکے سے میک اپ میں وہ التمش کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ التمش جو اپنے ہاتھ میں پھول لے کر آیا تھا ابیہ کو دینے کے لیے، وہ اسے دیکھ وہی بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ ابیہ نے مرر میں التمش کو دیکھ لیا تھا جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیہ اٹھ کر التمش کے پاس آئی، یو لوکنگ بیوٹیفل۔ التمش نے ابیہ کی طرف پھولوں کا دستہ بڑھایا جسے ابیہ نے تھام لیا۔ التمش نے اپنا ہاتھ ابیہ کی طرف بڑھایا، چلیں۔ ابیہ نے التمش کی آنکھوں میں دیکھ کر ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر نکلی۔ التمش نے گاڑی کا ایک دروازہ کھولا، ابیہ کو پہلے بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گاڑی ایک شاندار جگہ پر جا کر رکی جس کی سجاوٹ سفید اور سرخ رنگ کے پھولوں سے کی گئی تھی۔ التمش ابیہ کا ہاتھ تھام کر اسے ایک کرسی پر لا کر بٹھا دینے کے بعد خود دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ التمش چٹکی بجاتا ہے تو ساری لائٹس آف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد التمش کی دوبارہ چٹکی بجانے پر لائٹس آن ہوتی ہیں، مگر اس بار میز پر ایک کیک تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو لکھا ہوتا ہے۔ ابیہ حیرانی سے التمش کی طرف دیکھتی ہے، اسے خود بھی اپنا برتھ ڈے یاد نہیں تھا، مگر التمش کو یاد تھا۔ ابیہ کرسی سے اٹھی جبکہ التمش بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ تھینک یو سو مچ التمش۔ ابیہ نے التمش کے گلے مل کہا جبکہ التمش نے اس کے گرد بازو اوڑھ لیے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنی جان کا برتھ ڈے، تم پہلے کیک کاٹو۔ التمش نے ابیہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ابیہ نے کیک کاٹا۔ التمش نے تالیوں سے ہیپی برتھ ڈے ٹو موئے کو کہا۔ ابیہ نے کیک کاٹتے ہی پہلے التمش کی طرف کیا، مگر التمش نے ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیک کھلایا۔ ابیہ نے ہونٹوں کے پاس کیک لگا ہوا تھا۔ التمش نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کیک صاف کرنے کو کہا، مگر ابیہ نے کہا کہ آپ خود کر دیں۔
अबिया के कहने पर अल्तमिश ने अबिया की कमर में हाथ डाला, उसे अपने करीब किया। अल्तमिश ने अबिया के होठों के करीब अपने होठ रख दिए। अल्तमिश अबिया के मुंह पर लगा केक खाने के बाद अल्तमिश पीछे हटा। हाँ हाँ हाँ, अल्तमिश आप। अबिया अल्तमिश को देख हंसने लगी। अल्तमिश ने सवालिया नजरों से पूछा, क्या हुआ है? अबिया ने अपनी उंगली अपने होठों के ऊपर रखते कहा, आपकी मूछें। अल्तमिश की मूछों पर केक लगा हुआ था, जो शायद अबिया के मुंह से केक खाते लग गया था। अल्तमिश ने अपना चेहरा अबिया के चेहरे के पास किया। तुम साफ कर दो। अल्तमिश की बात पर अबिया ने अपना सर नीचे कर लिया, मगर फिर सर उठाकर अल्तमिश की गर्दन में हाथ डालकर इसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अल्तमिश ने अबिया की कमर में अपने दोनों हाथ डाले, उससे अपने और पास किया। दोनों इस दुनिया से बेगाने एक दूसरे में डूबे थे। 2 साल बाद इब्राहिम इंग्लैंड चला गया था अपनी माँ को साथ लेकर। पापा मुझे भी चाहिए बाबा। अल्तमिश और अबिया जो बेड पर बैठे रोमांटिक मूवी देख रहे थे कि अल्तमिश ने अचानक अबिया के गाल पर दी। मगर जोया ने देख लिया। बेटा आपको भी मिलेगी, मगर पहले मुझे मामा को तो करने दे। नहीं नहीं, मुझे पहले चाहिए, जोया ने नाराज होने वाले अंदाज में कहा, जो अल्तमिश को अच्छा नहीं लगा। अल्तमिश ने जोया को गाल पर किस किया। अल्तमिश ने जोहा को अबिया और अपने बीच लाते हुए कहा कि अब सो जाओ बेटा, जिस पर जोहा ने आंखें बंद कर ली। अबिया जो जोहा को सुला रही थी, अल्तमिश ने हाथों से अबिया को इशारा किया कि मेरे पास आओ, मगर अबिया ने इनकार कर दिया, जिस पर अल्तमिश ने अबिया को गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने पास किया और इसके होठों पर किस किया, मगर जोहा एक आंख बंद करके देख रही थी, अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी।